गॉस सीडल जो है ये भी एक आइटरेटिव मेथड है। जैसे जैकोबी ने फर्स्ट आइटरेटिव मेथड निकाला था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इसने सिर्फ उसको थोड़ा सा ऑल्टर किया है और उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लेके आया है। बाकी पूरा एल्गोरिथम जो है वो गॉस जैकोबी का चल रहा है। तो ये असल में जैकोबी मेथड ही है, इसने थोड़ा सा एक चेंजेस किए हैं आइट्रेशन में, और ये गॉस सीडल मेथड कहलाता है ये। तो ये गॉस से थोड़ा तेज़ी से कन्वर्ज करेगा आंसर की तरफ, क्योंकि ये लेटेस्ट वैल्यू जो है वो इनपुट करता है हर दफ़ा। जबकि गॉस जो हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे, गॉस जो था वो जो पिछली प्रीवियस वैल्यू होती थी, प्रीवियस आइट्रेशन की वैल्यूज़ होती थी, वो पुट करता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये हम देखते हैं। सारी चीज़ें वही हैं जैकोबी वाली, कि आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आए तो आपने उसको चेक करना है कि वो डायगोनली डोमिनेंट है या नहीं है। इसकी डिटेल वीडियो आप जैकोबी में देख लेगा किस तरह से हम चेक करते हैं। डायगोनली डोमिनेंट ये होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल हैं, जितने भी वेरिएबल हैं एक्स, वाई और जेड, तो हर वेरिएबल के पास एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसका कोफिशिएंट इन दोनों से, बाकी कोफिशिएंट से ग्रेटर होना चाहिए। यानी कि ये एक्स से एसोसिएट हो जाएगा कि इसका कोफिशिएंट जो है ये बहुत बड़ा है बाकी दोनों कोफिशिएंट से, और इसी तरह ये इक्वेशन जो है वाई से एसोसिएट हो जाएगी, और ये वाली इक्वेशन जो है वो जेड से एसोसिएट हो जाएगी, क्योंकि इसमें जेड का कोफिशिएंट जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट है बाकी कंपेयर टू अदर कोफिशिएंट। तो इस तरह से आप डायगोनली डोमिनेंट चेक करते हैं। और फिर आप करते ये हैं कि आप स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट चेक करते हैं। उसमें ये होता है कि जो कोफिशिएंट ग्रेटर है ना, ये इन दोनों के सम से भी ग्रेटर होना चाहिए। एब्सोलूट वैल्यू लेनी है आपने, ये जो नेगेटिव साइन है ये आपने नहीं कंसीडर करना है, इसकी एब्सोलूट वैल्यू देखनी है और पॉजिटिव देखना है आपने, पॉजिटिव वैल्यू बस रखनी है आपने। अच्छा, ये हम जैसे देख सकते हैं कि 8 जो है ये ग्रेटर देन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो 8 ग्रेटर देन 3 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू जाती है आपके पास। इसी तरह सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। जो y का वेरिएबल है, जिसमें y का कोफिशिएंट सबसे ग्रेटेस्ट है, ये इतना ग्रेटर होना चाहिए कि बाकी दो कोफिशिएंट को ऐड करें ना तो उससे भी ग्रेटर होना चाहिए ये। तो ये भी ट्रू हो गई आपके पास, 10 ग्रेटर देन 4 होता है। और इसी तरह लास्ट वाली को चेक कर लेते हैं, ये जो 7 है, z का कोफिशिएंट जो ग्रेटर कोफिशिएंट है, ये इतना ग्रेटर होना चाहिए कि ये बाकी दो कोफिशिएंट के सम से भी ग्रेटर होना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। जब ये चीज़ हो जाती है, जैकोबी में भी यही चेक करते थे, अब ये क्योंकि जैकोबी मेथड है तकरीबन, तो फिर आप क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं वेरिएबल्स को जिनका कोफिशिएंट सबसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है ना, उससे उसी का फॉर्मूला आप जनरेट करते हैं। जैसे आपके पास इसमें x का कोफिशिएंट है सबसे ग्रेटेस्ट, इसमें y का कोफिशिएंट है, इसमें z का कोफिशिएंट है। तो इन पहले वाले से आप x का फॉर्मूला बनाएंगे, तो x को आप सेपरेट कर लेंगे, दूसरे वाले से आप y का बनाएंगे, और तीसरे वाले से आप z का बनाएंगे। तो इस तरह से आप 3 डिफरेंट फार्मूलाज जनरेट कर लेंगे एक्स वाई जेड की, और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें चाहिए जो इसका सोल्यूशन होगा। अच्छा, इसी तरह लास्ट टाइम भी हमने करा था, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन था कि अप्रॉक्सीमेट एरर जो हमें लेस देन 3% से कम लेके आना था। अच्छा, तो अब ये मैंने तीनों फार्मूलाज लिख दिए। तो यहाँ पे हमारे पास x का एक कॉलम आएगा जिसमें x की वैल्यू कन्वर्ज होते होते आंसर को पहुँच जाएगी। इसी तरह y का कॉलम आएगा, z का कॉलम आएगा, ये तीनों वैल्यूज कन्वर्ज होके अपने आंसर की तरफ चली जाएंगी। फिर अप्रॉक्सीमेट एरर मुझे दिखाना है कि वो 3% से कम होना चाहिए, तो 3% से कम अप्रॉक्सीमेट एरर लेके आना है मैंने। तो फर्स्ट वही है कि आपने आइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले इनिशियल गैस 0 रखना होता है। तो फर्स्ट आइट्रेशन कैसे होगी, x की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, तो आप सबसे पहले x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 3 पुट किया, -0 y की जगह, और फिर +0 और डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.375। अच्छा, अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब आप y कैलकुलेट कर रहे होंगे ना, तो इधर आपने 5 लिखा, फिर -x की वैल्यू हमने लास्ट टाइम 0 पुट करी थी। जैकोबी में क्या होता था, ऊपर वाली रॉ में से एलिमेंट्स
नंबर्स जो हम लोग पुट करते थे। लेकिन अब गॉस सीडल ये बोलता है कि भाई जब आपके पास, गॉस सीडल ये बोलता है कि जब आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है तो आप ये वाली एक्स की वैल्यू पुट करें यहाँ पे, बजाय इसके कि एक्स की जगह जीरो लिखने के, जैसे जैकूबी ने बोला था कि ऊपर वाले इनिशियल गैस पुट करना, तो वो ये बोलता है कि बजाय जीरो पुट करने के आप ये पुट करें जो न्यू वैल्यू आ गई है एक्स की। तो माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा -0.375। अच्छा, पे -3 और z की वैल्यू पुट करनी है। अब z की वैल्यू तो हमारे पास नई आई नहीं, तो हम क्या करेंगे, z की वैल्यू 0 ही पुट कर देंगे जो ऊपर वाली है, और फिर डिवाइडेड बाय -10। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आएगा -0.4625। अब इसी तरह जब आप z सॉल्व कर रहे होंगे तो z के फॉर्मूले में है 6 माइनस एक्स, एक्स की ये लेटेस्ट वैल्यू आई हुई है, और फिर -5y, y की भी लेटेस्ट वैल्यू आई हुई है। अब ऊपर वाली वैल्यू नहीं पुट करनी, गॉस सीडल में बस यही फ़र्क है, तो वो बोलता है जो लेटेस्ट वैल्यू है आपके पास वो पुट करें। तो -x और -5y, y कितना आया था मेरे पास, -0.4625 होल डिवाइडेड बाय 7। तो z जो आ गया वो आ गया आपके पास 1.133। अच्छा, अब इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना हमने, लेकिन अब हम इसको कैलकुलेटर से करेंगे। नेक्स्ट में यही होगा कि आपके पास सेकेंड आइट्रेशन जो है, इसमें जो x की वैल्यू आपके पास आएगी वो इस तरह से आएगी कि x की जगह अब आपने x का फॉर्मूला जब आप यूज़ करेंगे तो 3 - 2, अब यही सबसे लेटेस्ट वैल्यू है y और z की, तो यही पुट करनी पड़ेगी आपको, -0.4625। फिर प्लस z की वैल्यू 1.13393। अच्छा, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह जब आप y कैलकुलेट कर रहे होंगे तो y की जगह ये लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x आपने पुट करनी होगी, इधर जो है आपने लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x पुट करनी होगी, और इधर जो है पिछली z की वैल्यू ही पुट करनी होगी। मैं पुट करके दिखा भी देता हूँ। अच्छा, इधर आपने, अब क्योंकि x की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं लेटेस्ट, वो है 0.63237 -3 मल्टीप्लाई बाय z। z की वैल्यू आपके पास क्या है, वो अभी नहीं निकली है z की वैल्यू, तो ऊपर से यूज़ कर लेंगे 1.13393। तो इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह आपने z की वैल्यू निकालनी है, तो z की वैल्यू में भी अब दोनों ही x y की वैल्यू जो है ना आपके पास लेटेस्ट वैल्यू आ चुकी हैं। अच्छा, अब z का फॉर्मूला क्या है, 6 -x -5y। तो -x, x की वैल्यू आपके पास, अब ये क्योंकि कैलकुलेट हो चुकी है ये, और y भी कैलकुलेट हो चुका है, तो लेटेस्ट वैल्यू आप पुट करेंगे ताकि आंसर जल्दी आए। 63237 -0.09658। तो ये इसका सारा प्रोसेस है, इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है, लेकिन अब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह तो बहुत टाइम लगेगा सॉल्व करते करते। हम कैलकुलेटर में एक फार्मूला ऑब्टेन करेंगे, कनेक्टेड फार्मूला, जो कि इन तीनों इक्वेशंस को कनेक्ट करेगा, और ये जैकूबी से भी तेज़ी से आंसर ला के देगा हमें। तो सबसे पहले हमने ये करना था कि इनको नोटेशंस दे दें। ये आपके पास जो है ए हो जाएगा, इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो बी हो जाएगी,
इसकी जो भी वैल्यू आएगी आपके पास सी हो जाएगी। तो पहला फॉर्मूला ए है, दूसरा फॉर्मूला बी है, तीसरा फॉर्मूला सी है। यहाँ हेडिंग में भी डाल देते हैं हम, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अच्छा, तो अब सबसे पहले मैं पहला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू आपने यहाँ से लिखना है कैलकुलेशन के बटन से, इज इक्वल्स टू एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आ गया, फिर 3 माइनस 2y, y भी मौजूद है और प्लस z। अब z जो है कैलकुलेटर के अंदर मौजूद नहीं होता, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x y और ये z के बजाय m लिखा हुआ है, तो हम z को m ही कंसिडर कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 8। ये एक फॉर्मूला मैंने लिखा और इसको कनेक्ट करूंगा, कॉलन से कनेक्ट होता है ये अल्फा और ये कॉलन। अच्छा, फिर b का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, सेकंड फार्मूला को हम b कहेंगे, b इज इक्वल्स टू आपने यहाँ से डालना है और फिर फ्रैक्शन और फिर 5 माइनस एक्स। अच्छा, अब x जो है ना वो आपने पुरानी वैल्यू तो पुट नहीं करनी है, जो नई वैल्यू आ गई होगी ना आपके पास x की, यहाँ ये a जो है ये x की न्यू वैल्यू होगी, तो ये जो न्यू वैल्यू ना ये आपने नेक्स्ट आइट्रेशन में पुट करनी है, y की आइट्रेशन सॉल्व करते हुए आपने पुट करनी है। तो इधर x लिखने के बजाय आप a पुट करेंगे, कि वो जो पहले a का आंसर आ जाएगा ना वो इधर पुट करना है, माइनस a, तो x के बजाय a लिखा हमने, और माइनस 3z, 3 और z जो है वो ये आ गया z, और फिर डिवाइडेड बाय -10। फिर हम एक आखिरी फॉर्मूला लिखेंगे, उसको भी कनेक्ट करेंगे इसके साथ कॉलन से। लास्ट फार्मूले को हमने बोला है कि फार्मूला सी है ये, और ये बराबर है इज इक्वल्स टू फ्रैक्शन 6 माइनस एक्स। अब x और y तो पहले कैलकुलेट हो चुके हैं पिछले a और b में, तो x की जगह हम लिखेंगे a और -5, y की जगह लिखेंगे b, डिवाइडेड बाय 7। फिर ये कैलकुलेशन का बटन दबाऊंगा, अब ये मुझसे सिर्फ y और z की वैल्यू पूछेगा, क्योंकि x की वैल्यू हमें इधर पुट ही नहीं करनी है, ये इस तरह का सिस्टम बना हुआ है। तो ये y की वैल्यू पूछता है मुझसे, मैंने इनिशियल वैल्यू 0 पुट करी, और फिर z की वैल्यू पूछता है, वो भी मैंने इनिशियल वैल्यू 0 पुट करी। तो a का आंसर इसने बताया 0.375, या गया 0.375। फिर इज इक्वल्स टू करूँगा, फिर b का आंसर बता रहा है ये मुझे -0.4625, -0.4625, और फिर c का आंसर बता रहा है ये मुझे 1.1339। तो 1.1339, ये इसने पहली आइट्रेशन बता दी। अब जो है मैं इसको इज इक्वल्स टू करूँगा, और ये पिछली दफ़ा भी मैंने बात बताई थी कि अगर आपसे वो ए बी सी की वैल्यू भी पूछ रहे हैं ना, अगर आपके पास कैसियो का कैलकुलेटर नहीं है, कोई दूसरा है, तो ए बी सी की वैल्यू अगर वो पूछ रहा है तो आपने उसको स्किप कर देना है इज इक्वल्स टू दबा के, बस आपने वाई और जेड की वैल्यू पुट करनी है। अब सबसे पहले वाई की वैल्यू पूछ रहा है, वाई की वैल्यू लास्ट आइट्रेशन में मेरे पास है -0.4625, 0। अब z की वैल्यू पूछ रहा है 1.13393, z की वैल्यू पुट करी। अब इसने मुझे a का आंसर दिया 0.63237, तो ये आ गया a का आंसर। फिर इज इक्वल्स टू करता हूँ, ये मुझे b का आंसर दे रहा है -0.096, ये b का आंसर दिया इसने मुझे। फिर से इज इक्वल्स टू करता हूँ, तो ये मुझे आंसर दे रहा है 0.83579, ये इसने c का आंसर दिया। फिर से इज इक्वल्स टू करता हूँ, तो y की वैल्यू पूछेगा -0.09658, और फिर z की वैल्यू पूछ रहा है 0.83579, तो फिर ये a का आंसर दिया 0.50।
फिर इज इक्वल्स टू करता हूँ, बी का आंसर दिया -0.1989, और फिर सी का आंसर ये देना चाहिए उसने 0.92727, तो ये आ गया 0.92727। अच्छा, इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, हमें वहां तक पहुंचना है जहां हमारा एरर जो है अप्रॉक्सीमेट एरर लेस देन 3% हो जाए, तो वहाँ पे हमने स्टॉप करना है। इसको कंटिन्यू करते रहेंगे और ये आंसर की तरफ कन्वर्ज होता रहेगा ये मेथड। अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये 3% जो होता है असल में होता है 3/100, अगर इसको नंबर्स में लिखें आप, और ये होता है 0.03। तो 2 डेसिमल आपको रिपीट करवाना है तो आपको इस परसेंटेज तक पहुंच सकते हैं। तो देखें, यहाँ पे 2 डेसिमल रिपीट हुआ, यहाँ पर भी 2 डेसिमल रिपीट हुआ, यहाँ पर भी 2 डेसिमल रिपीट हुआ। तो इस पोजीशन पे जाके जो है ना, मुझे अप्रॉक्सीमेट एरर 3% से कम मिल सकता है। नहीं मिला तो एक और आइट्रेशन कर लेंगे। अच्छा, तो अब अप्रॉक्सीमेट एरर होता क्या है, दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। अप्रॉक्सीमेट एरर ये होता है कि अगर आप अप्रॉक्सीमेट एरर ऑफ एक्स निकाल रहे हैं, तो वो ये होता है कि एक्स की न्यू वैल्यू माइनस एक्स की ओल्ड वैल्यू, तो जो डिफरेंस आ रहा है न्यू और ओल्ड वैल्यू में, उसको आप कंपेयर कराएंगे न्यू वैल्यू के साथ, और परसेंटेज में लिखा जाता है एरर, तो मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। तो इसी तरह अगर मैं ये एरर निकालना चाह रहा हूँ, तो ये अगर मैं एरर निकालना चाह रहा हूँ, तो ये न्यू वैल्यू ऑफ एक्स है, ये ओल्ड वैल्यू ऑफ एक्स है, तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय न्यू वैल्यू। तो मैं एक लिख के दिखा देता हूँ, बाकी इसी तरह फॉर्मूला लिखेंगे। तो न्यू वैल्यू आपके पास आ गई 0.53279 माइनस 52941, और डिवाइडेड बाय न्यू, इसको कंपेयर करेंगे न्यू वैल्यू से, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास आंसर आएगा पहला 0.64। अब ये तो 3% से कम आ गया, तो इस तरह से पहली वैल्यू निकाली है। इसी तरह दूसरी वैल्यू भी निकालेंगे। जब हम वाई का एरर निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास न्यू वैल्यू है और ये हमारे पास ओल्ड वैल्यू है। तो न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइड बाय न्यू वैल्यू, तो ये वाई का एरर आ गया, ये भी 3% से कम आ गया, और ये भी 3% से कम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसका मतलब है यहाँ पे हमने स्टॉप कर देना चाहिए था 6th आइट्रेशन पे, ये हमने खामा खा 7th आइट्रेशन दो कर ली, तो यहाँ पे 3% से कम हो गया एरर। और अगर देखें हम, तो और ज़्यादा वो कम होता जाएगा। अब ये आप जिसको जितना ज़्यादा आइट्रेशन करते रहेंगे, तो ये अप्रॉक्सीमेट एरर कम होता चला जाएगा। अच्छा, ये वाला एरर किस तरह से निकला है, जब आप ये एरर निकालेंगे तो ये न्यू वैल्यू ऑफ एक्स होगी और ये ओल्ड वैल्यू ऑफ एक्स होगी। तो न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, उसको कंपेयर कराएंगे न्यू वैल्यू से, तो ये एरर आएगा -0.19। तो बहरहाल ये जो आपका क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ 6th आइटेशन पे कंप्लीट हो जाती है कि 3% से एरर कम हो गया तीनों में। ये लिखा हुआ था कि 3% से कम लेके आना है, तो हमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया।